हेलो हेलो हेलो। तो ये पूरी की पूरी ये सिविलाइजेशन, पूरी की पूरी ये सिविलाइजेशन जो है वो ध्वस्त हो गई। अब यहाँ पे हम लोग आगे समझते हैं कि आर्य भारत में कैसे आए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो द्रविड़ समाज था वो कहाँ रहता था। देखिए, मैं यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो बस समझने के लिए मान लेते हैं कि ये भारत का मैप है। ये सिक्किम हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रीजन्स हो गए, और ये हमारा साउथ इंडिया, देन ये गुजरात, राजस्थान, और फिर ये इस तरीके से हमारा भारत। तो ये ड्राइंग हमने जो बनाया है ये कंप्लीटली सही मैप नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम समझते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष, और ये भारत से 1947 में अलग होकर के एक अलग देश बना पाकिस्तान, तब यह भारत का ही हिस्सा था। और हमने ये बात की है पहले भी, और फिर से बता देता हूं कि तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है काफी। इंडस रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? तो मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी। हालांकि मानसरोवर झील से 3 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, ज्योग्राफी की क्लास में बताया था मैंने। एक सिंधु नदी, दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी जो पूर्व की ओर पूरे चीन में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और यहीं से एक निकलती है नदी सतलज, जो कि फाइनली सिंधु में ही अंत में जाकर के मिल जाती है। ये सतलज नदी फाइनली सिंधु में ही जाकर के मिल जाती है। इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैंने बताई हैं आपको, जैसे झेलम, जैसे चिनाब, जैसे रावी, जैसे व्यास, और जैसे सतलज। और फाइनली एक नदी और थी जिसे हम कहते हैं सरस्वती, वह भी इसका ही पार्ट हुआ करती थी किसी जमाने में, लेकिन अब यह नदी विलुप्त है। इसलिए इस पंजाब और सिंध के इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे रीजन को हम क्या कहते थे दोस्तों? सप्त सैंधव सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे इस पंजाब और सिंध वाले इलाके को, जो कि इसका आधा इलाका अब पाकिस्तान में है और आधा हमारे पास है, यानी भारतवर्ष में है। तो ये सप्त सैंधव रीजन अगर देखें हम, तो ये सबसे उपजाऊ और फर्टाइल लैंड का रीजन है। ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। आर्य कौन है? आर्य कैसे आए? तो ये देखिए, जो पाकिस्तान का बॉर्डरिंग स्टेट है, जो अफगानिस्तान से टच है, यहां पे एक पास है। पास मतलब क्या होता है? दर्रे। जब मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था तो हिमालय में बताया था कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है, माना दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, मणिपुर में कौन सा दर्रा है, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। इस तरीके से मैंने सारे दर्रे आपको कराए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहां पे हम आते हैं, ऐसे ही एक खैबर नाम का दर्रा हमारे नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, यहां पड़ता था। और इस पहाड़ी को कहते हैं हिंद कुश की पहाड़ी। तो हिंद कुश की जो पहाड़ी है, इस क्षेत्र में हमारा एक खैबर दर्रा था, और खैबर दर्रा जो है वहां से आर्य भारत में प्रवेश किए। तो हमारा पहला सवाल तो यह है कि अगर कोई पूछता है कि आर्य भारत में कहां से प्रवेश करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि आर्यंस केम टू इंडिया वाया खैबर पास। एंड वेयर इज खैबर पास? तो आप बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन हिंदकुश रेंज ऑफ माउंटेन, जो भी हिंदकुश पहाड़ी है वहां से ये प्रवेश किए। अब सवाल ये है कि आर्य जब इस पहाड़ी को क्रॉस करके, यहां आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इस पहाड़ी को क्रॉस करके भारत में प्रवेश किए इस गैप से होते हुए, तो ये आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स, कैटल, बकरियां, भेड़, ऊंट, घोड़े, खच्चर, ये सब जानवरों के साथ एक बंजारों जैसा लाइफ जीते हुए, एक नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है यानी बंजारों जैसा घुमंतू जीवन जीते हुए ये कहीं से चले आए और भारत में ये प्रवेश कर गए। इनफैक्ट
ये भारत में जो आए, इसके बारे में सबसे सर्वमान्य थ्योरी जो है वो ये मानी जाती है कि आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से, यानी हिंदी में कहें तो मध्य एशिया से आर्य भारत में आए। अब ये जो मध्य एशिया वाला सिद्धांत है वो एक यूरोपीय इतिहासकार ने दिया, जिनका नाम हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उनका नाम है मैक्स मुलर। उस थ्योरी को भी हम समझेंगे। फिलहाल अगर कोई पूछता है कि आर्य भारत में कहां से आए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से आए। दूसरी बात, अगर कोई पूछता है कि आर्य मूल रूप से कौन थे, तो यहां से इस चित्र को देख के हमें समझ में आता है कि आर्य मूल रूप से चरवाहे थे, यानी शेफर्ड थे, यानी पशुपालक थे। इसका अर्थ यह निकालते हैं इतिहासकार कि उन्हें कृषि करना नहीं आता था। दे वर नॉट इन्वॉल्व इन फार्मिंग। और जब वो यहां पर आए तो उन्होंने इस सप्त सैंधव रीजन को देखा, और सप्त सैंधव रीजन को देख करके उनको लगा कि हम अपने पशुओं के ग्रासलैंड चारागाह की तलाश में जो यहां से वहां भटक रहे हैं, वो तो यहां पे आजीवन मिलने वाला है। तो हमें अब जीवन में स्थायित्व चाहिए, बंजारों जैसा नोमैडिक या घुमंतू जीवन नहीं चाहिए। सो हमें अब यहां आकर के फाइनली वी मस्ट सेटल हियर, और वो यहां पे सेटल हो जाते। अब ये आर्य हैं कौन, कहां से आए, और अलग अलग लोगों के, विचारकों के, इतिहासकारों के क्या कहना है इनके बारे में, क्या सिद्धांत है, इसको हम समझेंगे। तो यहां जरा देखिए कि आर्यों के आगमन से शुरू होता है। हमारे वैदिक इतिहास के बारे में जो जानकारी है आर्यों के आगमन से जुड़ी हुई है, और इसके बारे में अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार हैं, वह हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने एक नाम अभी लिया आपके सामने कि अलग अलग विचारक हैं, यूरोपीय इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार। और यूरोपीय इतिहासकारों में जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत, यानी जनरली एक्सेप्टेबल थ्योरी जो मानी गई, वो मैक्स मुलर का सिद्धांत माना गया। ये मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर कौन है, पहले ये समझ लेते हैं। मैक्स मुलर, ही वॉज एन यूरोपियन हिस्टोरियन, यूरोपियन हिस्टोरियन। और बहुत कुछ इसने रिसर्च के बाद यह बताया है कि भारत में जो वैदिक काल में रहने वाली प्रजाति यानी आर्य प्रजाति थी, वो भारत में कहां से आई। तो उसका जो थ्योरी है वो ये कहता है कि आर्यन केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब बच्चों सवाल ये है आपके मन में कि सर ये सेंट्रल एशिया तो हम समझ गए, हिंदी में इसे मध्य एशिया लिख लेंगे, जो हिंदी में लिख रहे हैं मध्य एशिया। तो मध्य एशिया तो हमारी समझ में आ गया सर, ये मध्य एशिया पड़ता कहां है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि मध्य एशिया एक्चुअल में क्या है। यहां अगर आप मैप में देखें तो वर्ल्ड के मैप को अगर आप लेकर के बैठे, हमेशा मैं कहता हूं क्लास में वर्ल्ड मैप लेकर के बैठा कीजिए। ये आप भारत का मैप देख रहे हैं, ये नेपाल हो गया, ये चाइना हो गया, और ये भारत है, ये इंडिया है। इंडिया के पीछे ये पाकिस्तान, पाकिस्तान की ये बाउंड्री, और इसके ऊपर ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पीछे ईरान। यानी भारत, भारत के पीछे पाकिस्तान, पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान, और उसके पीछे ईरान। यानी ईरान की बाउंड्री भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा सा टच करती है। इधर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी यूएसएसआर से अलग होने वाले देश। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके साथ साथ ईरान, अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकू बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है, अजरबैजान की है, और कैस्पियन सी के पश्चिमी हिस्से में ये पड़ती है। कैस्पियन सी से इसकी सीमा टच होती है। तो बाकू एक तेल का बहुत बड़ा कुआं है वहां पर, ठीक। तो अब आप देखेंगे कि सेंट्रल एशिया इस पूरे रीजन को कहते हैं। इराक, ईरान, उज्बेकिस्तान, ये सब पूरा जो है सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया कहलाता है। ऐसा मानते हैं मैक्स मुलर कि सेंट्रल एशिया से धीरे धीरे करते हुए ये जो आर्यंस हैं वो भारत में आए। और मूलतः यह माना जाता है या तो वो ईरान से आए या तुर्की से आए। तुर्की से क्यों आए, उसका क्या एविडेंस है, वह भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे जब मैं इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था,
तब मैंने आपको एक चित्र दिखाया था और ये कहा था आपसे कि हमें दुनिया का सबसे पुराना पिलर एडिक्ट जो मिला है, दुनिया में जो सबसे पुराना एडिक्ट यानी कि स्तंभ लेख, जो कि इसका संबंध भारत के इतिहास से हो सकता है कहीं ना किसी किसी रूप में, वो है बोगज कोई अभिलेख। इसके बारे में मैंने बताया था, यह है बोगज कोई अभिलेख। और बोगज कोई अभिलेख जो है ये दुनिया में सबसे प्राचीनतम स्तंभ लेख है, जो कि कहां पाया गया है। या तो ऑप्शन में लिखा होगा एशिया माइनर, या तो एशिया माइनर लिखेगा, और या फिर लिखेगा मध्य एशिया, और अगर ये दोनों नहीं लिखेगा तो वो लिखेगा तुर्की। तो तुर्की से पाया गया है। बोगज कोई अभिलेख में जिन 4 देवताओं का जिक्र है, उन 4 देवताओं का ही जिक्र भारत के वेद जो 4 वेद हैं उनमें से ऋग्वेद के अंदर हमें इन 4 देवताओं का जिक्र मिलता है, जिनके नाम है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। और ये चारों हिंदू देवता हैं, और इन्हीं का जिक्र हमें बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। इससे यह तो पता चलता है कि आर्य मध्य एशिया में उस तुर्की या ईरान वाले इलाके से भारत की ओर मूव किए होंगे। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि आर्य भारत से तुर्की गए या तुर्की से यानी मध्य एशिया से भारत आए। इसमें कुछ विद्वानों के बीच में अपना मतभेद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर विद्वान इसी थ्योरी को मानते हैं कि जो मैक्स मुलर ने कहा है वही सही है। मैक्स मुलर की थ्योरी को ही ज्यादातर विद्वान मानते हैं। ठीक, तो मध्य एशिया से वो आए, ऐसा हमें पहले सिद्धांत से मिलता है। अब कुछ विद्वान और आए ब्रिटिश शासन के दौरान। एक यूरोपियन विद्वान हैं ब्रिटिश शासन के दौरान आए, जिनका नाम है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स का नाम कहां सुना था तुमने भाई ध्रुव? मैंने बताया था आपको, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे विलियम जोन्स का नाम आता है। और विलियम जोन्स का नाम कब आता है? जब आप भारत में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पढ़ते हैं, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स को पढ़ते हैं, जिसके काल में हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ। गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? तो वो सर विलियम जोन्स ने किया। गीता का अंग्रेजी रूपांतरण किसने? ये भी एक इतिहासकार थे, और इनकी थ्योरी ये कहती है कि भारत में आर्य कहां से आए? तो यूरोप से आए। वो ये मानते हैं कि भारत में आर्य यूरोप से आए। अब उनका यूरोपियन सिद्धांत क्या है? वो ये कहते हैं कि भारत में जितने भी आर्यन से संबंधित स्केलेटन मिले हैं, उनकी कदकाठी की बहुत हद तक सिमिलैरिटी या वो कह सकते हैं रिजेंबल करते हैं किससे? यूरोपियन लोगों से। इसलिए, लेकिन अब हम बात करते हैं, 2 यूरोपियन का सिद्धांत पढ़ लिया हमने, अब 2 भारतीयों का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। एक भारतीय हुए भारत के बहुत महान लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद नो डाउट वो हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े लेखक हैं, और उन्होंने इतिहास पर भी बहुत काम किया है। यह सिद्धांत उन्होंने बताया कि आर्य भारत में कहीं से नहीं आए, आर्य भारतीय नस्ल ही है, आर्य भारतीय नस्ल के ही लोग हैं। ये डॉक्टर संपूर्णानंद का अपना विवेक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बाकी की थ्योरी क्या है, हाँ ये जरा समझने वाली चीज है कि बाल गंगाधर तिलक, ये थ्योरी बहुत पूछी जाती है कि अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम विच पार्ट। तो देखें, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज और समझाई थी। ज्योग्राफी में जब हम अर्थ का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक बात की थी कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होता है, इसको हम अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दें तो हिंदी में इस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं दोस्तों। इक्वेटर मतलब अगर अक्षांश के दृष्टिकोण से बात करें तो इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव तक, यानी नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल,
और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल तक, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक जो नंबर माना जाता है इसको 90 डिग्री माना जाता है। यानी कि ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री, यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से सो ऑन, 10, 30, 40, 50, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये लैटिट्यूड्स के नंबर हैं जो 90 तक चलते हैं। उत्तर में इसके आगे एन लिख देते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, इस तरीके से चलते हैं। इनमें एक रेखा होती है जो भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होती है और एक रेखा भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण में भी 23.5 डिग्री स्थित होती है। इसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको 23.5, इसको हिंदी में कर्क रेखा और अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको। नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, कैप्रिकॉर्न, हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। ये जो मैंने 23.5 नॉर्थ बताया, 23.5 साउथ लैटिट्यूड बताया और बीच में 0 डिग्री मकर भूमध्य रेखा बताई, इसके बीच का क्षेत्र पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। सूर्य की किरणें साल भर परपेंडिकुलर पड़ती हैं इक्वेटर पे और कर्क रेखा पर 21 जून को और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती हैं। उस दिन कर्क रेखा और मकर रेखा पर दिन सबसे बड़े होते हैं, 21 जून को कर्क रेखा पे और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, और इसके बाद फिर सूर्य अपनी दिशा परिवर्तित करता है। तो ये पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है और यहां से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तापमान में गिरावट आती जाती है, यानी ठंड बढ़ती जाती है। तो आप जरा देखिए कि जब आप 66.5 डिग्री की बात करें अगर, तो ये ध्रुवों के बहुत नजदीक है, उत्तर वाला भी और दक्षिण वाला भी, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा, अक्षांश रेखा जो है, इन रेखाओं पर पोल का बहुत इफेक्ट यानी ध्रुवों का बहुत प्रभाव रहता है। ये सबसे ठंडे जोन में से आते हैं। अगर हम यहां पे बात करें, इसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा, और इसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। यहीं पर आपका फिनलैंड, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, ये सब आपको देखने को मिलता है। ये क्षेत्र पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है, आप सब जानते हैं। तो फिर ये देखिए कि ऐसा बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि भारत में जो आर्य आए वो आर्कटिक क्षेत्र से आए, यानी कि बहुत ठंडे प्रदेशों से। यानी देखा जाए तो उनकी कदकाठी को देख करके ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे ईरान आप चले जाइए, सेंट्रल एशिया में, जो रंग गोरा, हाइट बहुत ज्यादा, यूरोपियंस के साथ भी ऐसा है और आर्कटिक रीजन में भी ऐसा है। और आर्यों के विषय में यह माना जाता है कि उनकी हाइट अच्छी थी, बलिष्ठ थे, लंबे तगड़े थे, और रंग की अगर हम बात करें, इसे प्लीज नस्लवाद मत मानिएगा, तो वो रंग से बहुत गोरे थे, गोरे चिट्टे लोग थे। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक की भी थ्योरी यही कहती है। और इसी के बहुत आसपास स्वामी दयानंद सरस्वती की थ्योरी कहती है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। इनको आप सब जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो एक बात याद रखिए, इनसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, 1875 में की। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यानी कि ये वैदिक कल्चर को बहुत प्रमोट करते थे, ये इनका नारा था। सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक किताब भी इन्होंने लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश नाम की इन्होंने किताब लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक किताब भी दयानंद सरस्वती ने लिखी। तो इनसे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी थ्योरी में भी आर्य कहां से आए हैं दोस्तों? तो तिब्बत से आए हैं। और तिब्बत जो है, अगर आप भारत के ऊपर देखें उसकी स्थिति को, तो चाइना से नीचे और
जहां मानसरोवर झील, जो हम लोगों ने अभी इंडस रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट पढ़ा था, तो वहां से ये आर्य आए हुए मानते हैं। कौन? दयानंद सरस्वती। तो आर्यों के भारत आगमन को लेकर के कई सारे विचार हैं दोस्तों, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा उत्तम विचार या सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया विचार जो है वो मैक्स मूलर की थ्योरी है। इसी पे आपको काम करना है, इसी को आपको याद रख के आगे बढ़ना है। अब हम ये देखेंगे कि वो आर्य जो भारत में खैबर दर्रे को पार करके प्रवेश किए थे और सप्त सैंधव रीजन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहां बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, तो हम एक काम करते हैं कि अब हम यहीं पर बस जाते हैं। वो द्रविड़ सभ्यता जो नष्ट हुई थी उसके कुछ कबीले अभी बाकी रह गए थे, इस वजह से आर्यों और उस कबीलों के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास ने दर्ज किया दशराज्य युद्ध के नाम से। यानी इसमें द्रविड़ों के 10 राजा एक तरफ थे और आर्य एक तरफ। इस युद्ध में आर्यों की जीत हुई और जीत का कारण यह था, आप यहां चित्र में देख पाएंगे, आर्यों के पास जीत की 2 बड़ी वजहें थी। यह बात सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग वेल एजुकेटेड, और उनका अगर हम वास्तुकला, भवन निर्माण, नगरीकरण देखें तो लगता है कि वो इंजीनियरिंग के मामले में बहुत आगे थे। सभ्यता के हिसाब से भी उन्होंने नगरीय सभ्यता को डेवलप किया था और वो यहां तक कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार में भी इन्वॉल्व थे, फार्मिंग भी वो जानते थे। इन सभी मामलों में कहीं ना कहीं जो बाद में आए आर्य वो इनसे बहुत पीछे थे। वो नगरीकरण नहीं जानते थे, वो कच्चे मकानों में रहते थे, घुमंतु जीवन था उनका, उन्हें अनाज उगाना नहीं आता था, वो फार्मिंग कृषि करना नहीं जानते थे। लेकिन उन लोगों ने अपना जीवन यापन अभी तक कैसे किया था? वो अपने कैटल्स, यानी कि अभी वो पशुपालक थे, वो अपने कैटल के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उस इलाके पे कब्जा करते थे, कब्जा करने के लिए संघर्ष करते थे, युद्ध करते थे, लड़ते थे, और वो वेल इक्विप्ड थे आर्म्स के साथ, यानी कि वो लड़ाई लड़ने में माहिर थे। वो उनके पास एक तरह से कह सकते हैं कि वॉर की ट्रेनिंग अच्छी थी। मगर इंडस वैली के जो द्रविड़ थे उनके पास वॉर ट्रेनिंग उतनी एक्सपर्टीज उसमें नहीं थी, जिस वजह से आर्य जो है इन पर हावी हो गए और वो जीत गए। और आर्य ने द्रविड़ों को भारत के उत्तरी भाग, जैसे हम सिंधु सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, उस प्रदेश से उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। एंड दे वर पुश्ड टू साउथ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि मूल रूप से जो द्रविड़ बच गए थे उनको दक्षिण भारत की ओर खदेड़ दिया गया, और ये उस युद्ध का एक चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनली इस सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य बस गए, और जब आर्य यहां बसे तो उन्होंने एक ग्रामीण जीवन को जन्म दिया, यानी नगरीय सभ्यता से अब हम लोग ग्रामीण जीवन की ओर प्रवेश कर रहे थे। उसके बाद भारत में जो इस सप्त सैंधव रीजन में आर्य बसे, उन्हें ऐसा लगा कि द्रविड़ों का इतिहास धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि द्रविड़ों ने कुछ भी लिखित में नहीं छोड़ा है, उनका कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। क्योंकि अभी भी हम यह मानते हैं कि द्रविड़ों के द्वारा दीवारों पर, गुफाओं में, चित्रों के रूप में जो भी बातें लिखी गई उसे अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसलिए आर्य समाज के लोगों ने, मतलब आर्यों ने, यह निर्णय लिया कि हम अपना संपूर्ण ज्ञान 4 पुस्तकों में लिखेंगे, और यह लिखने का कार्य सौंपा गया महर्षि वेदव्यास को। महर्षि वेदव्यास वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वेदों का संकलन किया, कंपाइलेशन ऑफ वेदास, यानी वेदों का संकलन किया। किसने? वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया। और महर्षि वेदव्यास ने, संकलन का मतलब क्या होता है? समाज के तमाम बुद्धिजीवियों के ज्ञान को एक जगह कलेक्ट करके लिख देना। और ये संकलन उन्होंने जो किया वो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में किया, इसलिए इनको हम वेद कहते हैं और इस पीरियड को वैदिक काल कहते हैं। वेद का अर्थ होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है सोर्स ऑफ नॉलेज। वेद का अर्थ होता है सोर्स ऑफ नॉलेज।
यानी ज्ञान का स्रोत। और आर्यों को ऐसा लगता था कि धरती पर उनका जन्म ईश्वर ने इसलिए किया है कि वो दुनिया को सभ्यता सिखा सकें, रहना खाना पीना चलना कल्चर वेल मैनर्ड बना सकें। इसीलिए आर्य स्वयं को, अगर कोई पेपर में पूछ ले कि आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ सभ्य, सिविलाइज्ड, योद्धा, ब्रेव, वेल मैनर्ड, जो भी अच्छे अच्छे शब्द हैं, जैसे जेंटलमैन, ये शब्द वो अपने लिए प्रयोग करते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि दे आर सुपीरियर देन अदर ऑफ एनी ट्राइब और कम्युनिटी, वो किसी भी प्रजाति के लोगों से बेहतर है। और उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान वैदिक साहित्य में यानी 4 वेदों में संकलित किया। 4 वेदों को कभी कभी हम वैदिक संहिता भी कहते हैं। उसके बाद वैदिक संहिताओं का जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया वो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया। यानी ब्राह्मण पुस्तकें, ये ब्राह्मण किसी जाति का नाम मत समझिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो वेदों के जो कठिन जटिल भाषा है, क्योंकि संस्कृत में लिखे हुए बहुत कठिन संस्कृत, लौकिक संस्कृत है, तो उसको थोड़ी आसान भाषा में ब्राह्मण ग्रंथों में समझाने की कोशिश की गई। अरण्यक क्या होता था? अरण्यक का जो शब्द है यह वन का पर्यायवाची होता है, जंगल का पर्यायवाची होता है। जिन लोगों ने मेरी हिंदी की क्लास ली होगी उनको पता होगा कि अरण्यक शब्द का अर्थ जंगल या वन होता है। तो अरण्यक जंगलों में रिसर्च के दौरान जो प्राप्त नॉलेज है उसे जब ऋषि मुनि डॉक्यूमेंटेशन करवाते थे तो उसे अरण्यक कहते थे। उपनिषद ये वेदों के सबसे लास्ट कॉन्क्लूडिंग पार्ट हैं, यानी वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। इसे वेदांत भी कहते हैं, वेदांतास भी कहते हैं। इनकी संख्या 108 है। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास में बैठ करके सीखना, ओरल कम्युनिकेशन के द्वारा। यानी ओरल कम्युनिकेशन से समाज ने जो कुछ भी सीखा उसको हम उपनिषद कहते हैं, जो कि जिनकी संख्या 108 है। आप लोगों ने एक उपनिषद का नाम जरूर सुना होगा। अभी हम लोग जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। वेदांग, ठीक है ना, कुछ वेदांग भी आते हैं। तो इन संहिताओं को, यानी कि वैदिक संहिता, उसके बाद हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद हमारे अरण्यक, उसके बाद हमारे उपनिषद या वेदांता, और उसके लास्ट में वेदांग। इसका कभी कभी आपसे परीक्षा में सीक्वेंस या ऑर्डर पूछ सकता है, खास करके आरओ या यूपीपीएससी से जो तैयारी कर रहे हैं वहां पर इसका सीक्वेंस पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या लिखे गए? तो वैदिक संहिताएं लिखी गई, उसके बाद हमारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद हमारे अरण्यक लिखे गए, फिर हमारे उपनिषद लिखे गए और बाद में वेदांग लिखे गए। तो इसका ऑर्डर याद कर लीजिएगा प्लीज, ठीक। अब जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं या वैदिक संहिताएं हैं, इनकी संख्या, वेदों की संख्या कितनी है? तो पहली बात तो वेद शब्द का अर्थ अभी हम लोगों ने बात की कि वेद का अर्थ क्या होता है? सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, वेदों की रचना यानी कंपाइलेशन किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास ने किया। महर्षि वेद व्यास ने वेदों का कंपाइलेशन किया। और ये वेदों की रचना, कितने वेद हैं? वैदिक संहिताओं की संख्या कितनी? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से? ऋग्वेद पहला, सामवेद दूसरा, यजुर्वेद तीसरा और अथर्ववेद चौथा। 4 वेद हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 4 ग्रंथ दुनिया के सबसे प्राचीनतम रिटन टेक्स्ट हैं। यूनेस्को ने भी ऐसा माना है। यूनेस्को ने ये माना है कि ये 4 ग्रंथ दुनिया के सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ हैं अभी तक जितना भी हमें प्राप्त है उसमें, ठीक। इसमें ये कहा जाता है कि जो शुरू के 3 हैं, मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको हम वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 वेद हुए। बाकी का अथर्ववेद का संकलन सबसे बाद में हुआ है।
शुरू वाले तीनों को वेद त्रय कहते हैं, और अथर्ववेद का जो निर्माण है वो सबसे बाद में हुआ। ये देखिए यहां बड़ी अच्छी बात कही गई है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि वेदों की रचना 1500 से 600 के बीच हुई और इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की, तो क्या वो 900 साल जिए? इस बात पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इस बात को भी वेदों में समाप्त कर दिया गया, इस क्वेश्चन को भी। और वहां यह लिखा हुआ मिलता है कि इन वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, इसलिए इसके लिए एक शब्द यूज हुआ है अपौरुषेय। क्या शब्द यूज हुआ है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है नॉट मेड बाय ह्यूमन एजेंसी। नॉट मेड बाय ह्यूमन एजेंसी, इसका अर्थ होता है नॉट मेड बाय ह्यूमन एजेंसी। किसी मानव ने नहीं लिखा, अपौरुषेय है, किसी देवता ने लिखा है, देवता के द्वारा ये आर्य को गिफ्ट किया गया है, और उसमें लिखी हुई बात हम सबके लिए मानना समाज की बेहतरी के लिए है, ऐसा हमारे वेदों में, वैदिक ग्रंथों में लिखा है। और बार बार वैदिक ग्रंथों की चर्चा होती है। कई बार जो हम अपने धर्म के बारे में कहते हैं कि हिंदुइज्म का मूल ही वेद है, एक्चुअल में हम वैदिक कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। तो क्या लिखा है इन वेदों में, चारों वेदों का कंटेंट क्या है, किस तरीके से समाज जातियों में विभाजित हो जाता है, और किस प्रकार उच्च मूल्य सिद्धांतों वाले, हाई मोरल वैल्यूज वाले वैदिक पीरियड में एक डिक्लाइन देखने को मिलता है। महिलाओं की स्थिति जो कि हाई सोशल स्टेटस से शुरू होती है, जिसमें अपाला आगार की घोषा के बारे में हम बात करते हैं, और वहां से फिर उनकी स्थिति में कैसे डिक्लाइन देखने को मिलता है। सामाजिक स्थिति में एक वर्ग के प्रति किस तरीके से एक दुर्व्यवहार की भावना पतन के समय में आ जाती है उत्तर वैदिक काल में, उसको हम समझेंगे। और क्यों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, ये हम लोग अपने वैदिक कल्चर के पार्ट 2 में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।